नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका कद भारतीय जनता पार्टी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये उनका दूसरा कार्यकाल है और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो उनके बीच योगी को लेकर वैसा ही उत्साह आपको देखने को मिलेगा जैसा उत्साह और रोमांच एक वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर उनके मन में देखने को मिलता था जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और यहाँ मैं बात सिर्फ गुजरात या उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की नहीं कर रहा हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में थी, वैसी ही लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की भी पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। आपको याद होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का एजेंडा सेट कर देते थे। चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल हो, आतंक के खिलाफ लड़ाई हो, भारत की पाकिस्तान नीति हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, नरेंद्र मोदी के बयान को राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज मिलती थी और वो पूरे देश में चर्चा बहस का विषय बन जाता था। एक तरह से वो राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा भी गुजरात में रहकर भी सेट कर देते थे। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ भी उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को उन्होंने जिस तरह से चुस्त दुरुस्त बनाया है, जो लकीर खींच दी है कानून व्यवस्था के फ्रंट पे, उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछा दिया है, उद्योग धंधों का जो जाल बिछाया है। अब मैं आपको बता दूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का एक जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जो है वो पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए जो फंक्शनल कंपनीज हैं देश में, जिन राज्यों में फंक्शनल कंपनीज हैं, उनमें तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। कि आप सोच लीजिए, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ करके पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। तो आप समझिए कि उद्योग धंधों के मामले में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है। अब आप देखिए, अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर, इन मंदिरों का जिस तरह से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बल मिला है। अब इन सारी चीज़ों की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का कद पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में तेजी से ऊपर जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे एक वक्त मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी का कद भाजपा कार्यकर्ताओं में तेजी से बढ़ रहा था। देखिए, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का कद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी तेजी से बढ़ा, लेकिन आज मैं सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की ही बात करूंगा। योगी और मोदी के बीच जो सबसे बड़ी समानता रही है वो है हिंदुत्व के प्रति उनकी निष्ठा, राष्ट्रवाद के प्रति उनकी निष्ठा। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक धागे में पिरोया था और अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, ठीक वही चीज़ हमें आज योगी आदित्यनाथ में देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा को सार्वजनिक रूप से जाहिर करने में कभी नहीं चकते। मोदी भी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो भी प्रखरता से हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भले अब वो ज़्यादा इस मामले पर नहीं बोलते हैं, बोलते भी हैं तो मुख्यतः चुनाव के वक्त ही बोलते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं आई है। अब देखिए, 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने एक आइकॉनिक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, जिसे भाजपा के 2014 के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया था। ये नारा इतना प्रभावशाली था कि ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जो जीत हुई 2014 में, उसमें इस नारे की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। इस नारे ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश की लहर पैदा कर दिया था, जिसके दम पर और जिसको साथ लेकर के पूरे देश में भाजपा को 303 सीटें मिल गई, जो कि एक रिकॉर्ड था।
30 साल के बाद, तकरीबन 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था लोकसभा में। अब योगी आदित्यनाथ ने भी एक ऐसा नारा दिया है जो पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया है और भाजपा के सारे कार्यकर्ता, पूरा कैडर इस नारे से उत्साहित महसूस कर रहा है। और अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस नारे ने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है। और वो नारा क्या है? वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। अगस्त में आगरा में जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की एक प्रतिमा का अनावरण करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने, कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। देखिए, इस नारे में बटेंगे तो कटेंगे, इसमें योगी आदित्यनाथ ने किसी धर्म या समुदाय की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश की बात की उससे यह स्पष्ट था कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात कर रहे थे। इस नारे का मतलब ये है कि अगर हिंदू बटेंगे तो फिर वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। देखिए, हिंदू बटे, देश बटा, बांग्लादेश बना, आज देखिए वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। तो नारे का मतलब यह है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कमज़ोर होंगे और जब हिंदू कमज़ोर होंगे तो देश कमज़ोर होगा, फिर देश का एक और विभाजन भी हो सकता है और उसके बाद हिंदुओं की फिर वही स्थिति होगी जो आज बांग्लादेश में हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ के कहने का मतलब ये था कि हिंदुओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए ये जरूरी है कि वो एक रहें, नेक रहें। अब ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये रातों रात पूरे देश विदेश में पॉपुलर हो गया है, चर्चा का विषय बन गया है। जैसे ये बुलडोजर एक्शन जो है वो योगी आदित्यनाथ की एक पहचान बन गई है, उसी तरह से ये बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा है ये भी योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक प्रतीक बन गया है, ये प्रतीक बनता जा रहा है। अब देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नारे का समर्थन कर डाला। अब महाराष्ट्र की एक सभा में मोदी ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सोचिए, उन्होंने एक तरह से समर्थन कर दिया और ये कहा कि हाँ भाई, बटने की गुंजाइश नहीं है, अगर आप बटेंगे तो फिर जो बांटने वाले हैं उनकी खुशी का उसकी कोई सीमा नहीं होगी और वो महफिलें सजाएंगे। तो आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को नरेंद्र मोदी का भी समर्थन मिल चुका है। अब देखिए, हरियाणा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार किया और वो जहां भी गए इस नारे की धूम रही। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को जातियों में बांटने की विपक्षी दलों की रणनीति के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मुसलमान एकजुट होकर ताकतवर और हिंदू जातियों में विभाजित होकर कमजोर बने रहें। अब देखिए, हरियाणा में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली, तीसरी बार सरकार बन गई वहां, जो कि एक रिकॉर्ड है। हरियाणा में अभी तक किसी भी एक पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई है और योगी आदित्यनाथ वहाँ एक स्टार प्रचारक थे और वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इस नारे की गूंज रही। और पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भी हरियाणा की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो जरूर निभाई है। अब देखिए, जिन दो राज्यों में अभी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ भी ये नारा जोर पकड़ चुका है। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या को भाजपा जोर शोर से उठा रही है। अब तो अमित शाह ने भी ये कह दिया है कि वहाँ पे जिस तरह से जो घुसपैठी है वो वहाँ पे आकर के ट्राइबल लड़कियों से शादी कर रहे हैं, फिर उनकी ज़मीन हथिया ले रहे हैं, इन सबों पे रोक लगाई जाएगी। तो वहाँ भी ये नारा काफ़ी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, नारा जोर शोर से उठाया जा रहा है झारखंड में भी। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की मुस्लिम परस्त नीतियों को भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। तो दोनों जगह हिंदू एकता पर भाजपा का जोर है और बटेंगे तो कटेंगे नारे का बोलबाला है और चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, मोदी ने इस नारे का समर्थन तो किया ही, सबसे बड़ी बात यह रही कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खुलकर इस बटेंगे तो कटेंगे नारे के समर्थन में आ गया है। अभी मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक हुई,
जिसके दौरान आरएसएस के जो सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले हैं, उन्होंने योगी के इस नारे का समर्थन करते हुए कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है, ये उन्होंने कहा, दत्तात्रेय होसबाले ने। उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है? अगर हम जाति, समाज, क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम करती है, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खुलकर योगी आदित्यनाथ के इस नारे के समर्थन में आ गया है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि बटेंगे तो कटेंगे किस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि आजकल की भाषा में एक समझाने के लिए कि अगर आप एक नहीं रहोगे तो मुश्किल में पड़ोगे, बटोगे तो कटोगे। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो संघ का सपोर्ट है वो योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, योगी आदित्यनाथ कोई आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आते, उनका एक अलग बैकग्राउंड है। वो नाथ संप्रदाय के से जुड़े हुए हैं, गोरखनाथ जो पीठ है उसके वो मुखिया हैं। भारतीय जनता पार्टी में उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आते उन पर संघ भरोसा नहीं करता। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रखर हिंदुत्व का चेहरा है वही उन्हें संघ के करीब लाता है। पिछले 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ का जो कामकाज रहा है और जिस तरह से उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, नरेंद्र मोदी की तरह हिंदुत्व और विकास को मिलाकर राजनीति का एक जो सफल मॉडल पेश किया है, उससे संघ भी प्रभावित है और अब वो खुलकर योगी के समर्थन में आ रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में क्यों सफलता नहीं मिली, ये एक अलग कहानी है। अब संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अगर युद्ध में आप अपने सेनापति को साइडलाइन कर देंगे तो फिर हार तो तय ही है। खैर, मैं आपको बताऊं कि अभी मथुरा में जो संघ की वार्षिक बैठक हुई उसमें योगी आदित्यनाथ भी आए और संघ प्रमुख मोहन भागवत से बंद कमरे में उनकी लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय राजनीति पर तो बात हुई ही, विधानसभा उपचुनावों पर भी चर्चा हुई। इस बार चुनाव की कमान जो 9 विधानसभा की सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस बार इन चुनावों की कमान योगी आदित्यनाथ के ही हाथ में है और योगी जी इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। लोकसभा चुनावों में ऐसी खबर थी कि संघ भी थोड़ा उदासीन था, कई वजहें थी उसकी, और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। योगी आदित्यनाथ अलग थलग पड़ गए। संघ जो था वो भी उदासीन था, वो खुल करके सामने आया नहीं, खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। लेकिन अब योगी और संघ के बीच में जो समन्वय हो रहा है, योगी जी और मोहन भागवत जी के बीच में जो ये मुलाकात हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है या ठीक हो गया है। अब संघ भी पूरी तरह से भाजपा और योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी दिख रही है, जो कि पार्टी और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए शुभ संकेत है। देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये नारा बटेंगे तो कटेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे विपक्ष की उस रणनीति पर चोट करती है जिसका उद्देश्य हिंदुओं को जातियों में बांटना है और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेकर चुनाव जीतना है। हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेकर चुनाव जीतो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद और सारी भाजपा विरोधी पार्टियां यही रणनीति अपनाती हैं और योगी ने उसी रणनीति पर सीधा प्रहार किया है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं, सबकी जाति क्यों पूछते फिरते हैं, जबकि खुद उनकी अपनी जाति का कुछ अता पता नहीं है। क्यों? उनका एक ही उद्देश्य है, हिंदुओं को जातियों में खंड खंड करना। अब योगी के इस नारे ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये हिंदुओं को जातियों में बांटने की उनकी रणनीति की बहुत बड़ी काट है। योगी आदित्यनाथ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जाति के नाम पर बंट जाओगे तो ये जो हिंदू विरोधी ये जो विपक्ष है
फिर वो चुनाव जीत जाएगा और फिर आपकी क्या स्थिति होगी आप समझ लीजिए। आप कमज़ोर पड़ जाएंगे और कमज़ोर पड़ेंगे तो फिर आपकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो जाएगा। ये इस नारे का संदेश यही है। और इस नारे से सबसे परेशान कौन है? सबसे परेशान है अखिलेश यादव, जो आजकल पीडीए की बात करते हैं। तो सवाल ये कि भाई ये पीडीए है क्या? ये पीडीए और कुछ नहीं है बल्कि हिंदुओं को जातियों में बांटने की एक और कोशिश है। और क्या है भाई, आप भी तो जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना। पिछड़े, दलित, अब ऐसे कभी आप कह देंगे अल्पसंख्यक है, कभी आप कह देंगे आदिवासी है, कभी आप कह देंगे अगड़े हैं। भैया यदि आप खुद हिंदू समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको ही होती है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि ये अब तक का सबसे नकारात्मक नारा है। कैसे भाई? आप ये जो पीडीए का नारा दे रहे हो ये नकारात्मक नहीं है, आप बांटने की कोशिश कर रहे हो, ये नकारात्मक नहीं है। और अगर योगी ने ये कह दिया कि बंटोगे तो कटोगे, बंटो मत, बांटने के खिलाफ कह दिया, तो ये नकारात्मक हो गया। पता नहीं क्या परिभाषा ये लोग खोज के ले आते हैं। तो आप देखिए, बटेंगे तो कटेंगे इस नारे से सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू नहीं बटे तो फिर उनके जैसे जो लोग हैं उनकी राजनीति तो खत्म ही हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये अब तक का सबसे खराब नारा है। अच्छा, हिंदुओं को एक करने की बात करना खराब नारा है, लेकिन जिनकी राजनीति ही हिंदुओं को बांट कर राज करने की है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? उनका बयान तो कुछ ऐसा ही होगा। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। देखिए, अभी दो ही लोग हैं जो रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं, एक हैं अमित शाह, दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। एक चर्चा ये है कि अमित शाह अपने आप को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनके रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो योगी के पर कतरने की कोशिश में लगे रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कैसे ये जो दो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो योगी आदित्यनाथ को एक तरह से कहें तो बार बार चैलेंज कर रहे होते हैं। वो तो उनकी मीटिंग्स में भी नहीं जा रहे थे। अब ऐसा माना जाता है कि उन्हें अमित शाह का वरद हस्त प्राप्त है, क्योंकि अगर उनके ऊपर सेंट्रल लीडरशिप में से किसी पावरफुल आदमी का हाथ नहीं हो उनके सर पर, तो वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं जाए। तो ये ऐसी चर्चा तो है। लेकिन देखिए, जो भी हो, ये सब थ्योरीज हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में ये माना जाता है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान चल रही है। वैसे इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। हर किसी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का, प्रयास करने का अधिकार है। लेकिन अगर ऐसे प्रयास से पार्टी का नुकसान हो जाए तो फिर ये गंभीर बात है। उत्तर प्रदेश में इतने खराब प्रदर्शन की वजह से ही नरेंद्र मोदी को लोकसभा में अपने दम पर, नरेंद्र मोदी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। सरकार तो बन गई लेकिन वो ताकत तो नहीं रही ना। आप देख सकते हैं कि कैसे वक्फ बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा और वहाँ विपक्ष किस तरह के ड्रामे कर रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। अब देखिए, अमित शाह एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के संगठन करता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को साबित किया है, एक बार नहीं कई बार। आज अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। एनडीए के बहुत सारे जो घटक दल हैं उनको वही लेकर आए हैं और उन्हीं की बातचीत होती है इन लोगों के साथ, ये सारे डील भी वही करते हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनका अधिकार है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अमित शाह के पास वो चीज़ नहीं है जो योगी आदित्यनाथ के पास है, और वो है जनता का समर्थन, पॉपुलर सपोर्ट और कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता। अमित शाह की पकड़ जो है वो संगठन पर है, लेकिन योगी की पकड़ जनता पर है। और इसका प्रमाण ये है कि आज की तारीख में किसी भी राज्य के चुनाव में मोदी के बाद अगर किसी भी एक नेता की डिमांड, किसी भी एक नेता के रैली की डिमांड ज़्यादा होती है मोदी के बाद, तो वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को अमित शाह के ऊपर बढ़त हासिल है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में योगी आदित्यनाथ को लेकर आज वही क्रेज देखने को मिल रहा है जो एक समय नरेंद्र मोदी के लिए देखने को मिलता था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। याद कीजिए कि उस क्रेज के आगे आडवाणी जी को भी झुकना पड़ा था।
संघ को भी मानना पड़ा था। मैं आपको बता दूं, संघ शुरू में नरेंद्र मोदी के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि एक बड़े ही इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन की थी और संघ को लगता था कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड है। लेकिन संघ भी हमेशा नाप तोल के डिसीजन लेता है। संघ ने ये देखा कि जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, तो संघ को भी मानना पड़ा। अब अगर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच योगी की यही लोकप्रियता बनी रहती है तो अमित शाह को भी मानना पड़ सकता है। वैसे अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी, 5 साल लगे, अगला 10 साल लगे, तो मुकाबला अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच ही होने की संभावना है। देखिए, राजनीति में 5 साल 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन अभी जो स्थिति है और जो खींचतान की जो खबरें आ रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से योगी को संघ का समर्थन और विश्वास मिल रहा है और जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में उनका प्रचंड क्रेज है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि योगी आदित्यनाथ ही नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। वैसे इस वक्त तो कोई वैकेंसी नहीं है और जैसा मैंने कहा, 5 साल 10 साल के बाद क्या स्थिति बनेगी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आज की स्थिति का आकलन किया जाए और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो कैडर के बीच में है, तो वही चीज़ दिखती है जो 2013 में दिखी थी, जब नरेंद्र मोदी के लिए हर कोई पागल था और आडवाणी जी को भी झुकना पड़ा और मानना पड़ा, अंततः मानना पड़ा। भले ही ग्रज के साथ उन्होंने माना, खुशी खुशी नहीं माना, लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि कैडर बिल्कुल एकदम एक मत है तो झुकना तो उनको भी पड़ा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।